नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बिहार में पहले चरण के चुनाव में उसके बाद अब दूसरे चरण की सरगर्मियां तेज हो चुकी है और राजनीतिक दलों का प्रचार प्रसार जारी है। जनता को अपनी ओर रिझाने की कोशिश भी जारी है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने जहां जनता से एनडीए के पक्ष में मतदान की अपील की तो साथ ही महागठबंधन पर निशाना भी साधा है। सीएम योगी ने कहा कि समृद्ध और विकसित बिहार के लिए एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मधुबनी के पावन धरा महाकवि कालिदास की पावन धरा है। इस धरा ने विद्यापति और वाचस्पति जैसे विद्वान साहित्यकारों को जन्म दिया है। मधुबनी की पेंटिंग तो अयोध्या में जब भगवान राम का मंदिर बन रहा था, वहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अगर कोई पेंटिंग लगी है तो मधुबनी की पेंटिंग है, मधुबनी की। और प्रधानमंत्री जी भी जब दुनिया के अंदर किसी देश में जाते हैं तो पेंटिंग देनी होती है, तो हमारे मधुबनी की ही पेंटिंग को राष्ट्राध्यक्षों को भेंट देकर के बिहार को सम्मान प्रदान करते हैं। बहनों और भाइयों, एक गौरवशाली अतीत के आप वारिस हैं। ये बिहार जिसने मां जानकी को जन्म दिया, ये बिहार जिसने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया, ये बिहार जिस बिहार की धरा ने भगवान महावीर को जन्म दिया, ये बिहार जिसने देश को पहला राष्ट्रपति दिया, बिहार जिसने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जन्म दिया, और बिहार की धरती जिसने जननायक कर्पूरी ठाकुर को जन्म दिया। ऐसी पावन धरा, जिस बिहार ने भारत के स्वर्ण युग को लाने का काम चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जोड़ी ने भारत के स्वर्ण युग को लाने का कार्य किया हो, वह बिहार, आज उस बिहार में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। बहनों और भाइयों, एनडीए को भी और महागठबंधन को भी आपने जांचा है, परखा है। बहनों और भाइयों, दोनों का अपना इतिहास है, अपनी कार्य पद्धति है। एनडीए मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में, बिहार के अंदर नीतीश बाबू के नेतृत्व में पिछले 20 वर्ष में सुशासन की सुदृढ़ नींव देने का काम की है। बिहार में बहनों और भाइयों, इन 20 वर्षों के अंदर बिहार के अंदर विकास और सुशासन की एक सुदृढ़ नींव स्थापित हुई है। आज बिहार के अंदर सड़क है, बिजली है, पानी है, बिहार के अंदर रेलवे की बेहतर कनेक्टिविटी है। आज बिहार के अंदर इनलैंड वाटरवे की सुविधा यानी जल मार्ग की सुविधा भी गंगा जी के ऊपर आ गई है, और अब पटना में मेट्रो का संचालन भी हो गया है। बहनों और भाइयों, आज के बिहार में एनआईटी भी है, आईआईटी भी है, आईएम भी है, एम्स भी है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला भी बिहार में है। अब बिहार सुशासन और विकास की सुदृढ़ नींव पर एक स्वर्णिम और समृद्ध बिहार बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, और उसी स्वर्णिम और समृद्ध बिहार के लिए चुनाव वर्तमान में चल रहे हैं। बहनों और भाइयों, हमें नहीं भूलना चाहिए
कि जिस बिहार ने कभी नालंदा विश्वविद्यालय दिया, उस बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग कौन थे? याद करिए, यही बिहार है। नालंदा विश्वविद्यालय के माध्यम से कहते हैं हजारों स्नातक प्रतिवर्ष स्नातक की डिग्री पास करके बिहार की नालंदा विश्वविद्यालय से देश और दुनिया में जाते थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब बिहार में साक्षरता के पायदान पर, विकास के पायदान पर, सबसे निचले पायदान पर बिहार चला गया। बिहार बीमारू हो गया। बिहार बीमारू हुआ तो भारत भी पिछड़ गया। बिहार चुनाव को लेकर यूपी में भी सियासत इस वक्त गर्म है। दावे और वादों के साथ ही बयानों के बार पलटवार भी जारी है। ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने एक बार फिर से महागठबंधन पर निशाना साधा है। हमारे संवाददाता सुरेश कुमार से खास बातचीत में नकवी ने कहा कि विपक्ष केवल गुमराह करने का काम कर रहा है, लेकिन बिहार की जनता एनडीए के साथ है और बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी 2 दिवसीय दौरे पर रामपुर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने अपने आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात भी की है। हमारे साथ हैं भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री नकवी जी। उनसे बातचीत करेंगे कि आज एसआईआर लागू पूरे देश में लागू हो चुका है और किस तरीके से लोगों को समझाया रहा है। जिस तरीके से जैसे भ्रम फैलाया जा रहा था, क्या ये भ्रम सही है या लोगों में ये एक तरीके का भ्रम फैलाया जा रहा था? नकवी जी, एसआईआर लागू हुआ है, लोगों में ये भ्रम था कि एसआईआर लागू होगा तो हमारे वोट खत्म हो जाएंगे। देखो, ये छद्म धर्मनिरपेक्षता के जो छल छत्रप हैं, वो हर जो संवैधानिक सुधार हो, समावेशी सुधार हो, उस पर सांप्रदायिक प्रहार करने का उनका रिवाज और मिजाज बन गया है। ये जो एसआईआर है, ये कोई भी जो हमारा कोई भी लोकतंत्र होगा, और मेरा लोकतंत्र तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां पर की मतदान की प्रक्रिया होती है, उसको इसके शुद्धिकरण का अभियान होता है और ये निरंतरता के साथ होता है। 10 साल में, 15 साल में होता रहता है। और मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ, किसी भी भारतीय नागरिक की ना नागरिकता इसके जरिए खतरे में है और ना ही मताधिकार खतरे में है, और खासतौर से मुसलमानों का ना तो उनकी नागरिकता खतरे में है और ना मताधिकार। जो लोग इस तरह का भय भ्रम का भंवर जाल फैला रहे हैं, उसके पीछे उनकी जो विकृत मानसिकता है, उनकी जो षड्यंत्रकारी मानसिकता है, जो साजिशी मानसिकता है, वो शुद्ध रूप से उस वर्ग को विकास के और विश्वास के हाशिए पे लाकर खड़ा करना है। अच्छा, महागठबंधन इस बार ये कह रहा है कि भाजपा का बिल्कुल सफाया हो जाएगा बिहार से। देखो, ऐसा है कि ये जो बम्पर वोटिंग हुई है, वो बम्पर विक्ट्री का सबक और संदेश है, और ऐसे हालात में हुई है जब ये तथाकथित महागठबंधन का जुगाड़ का जो जमघट था, वो प्रचार करने में लगा हुआ था कि किसी तरह से जो है वो मतदान कम हो, मताधिकार लोगों का इस्तेमाल ना करें, और कह रहे थे कि वोट चोरी हो जाएगा। लेकिन उस तमाम चीजों को जो है वो ध्वस्त करके लोगों ने जम करके अपने जुनून और जज्बे का, जनतंत्र के जुनून और जज्बे का इजहार किया है और अपना मतदान किया है। इस बार एनडीए की कितनी बड़ी जीत मानते हैं बिहार में? देखिए, एनडीए जो है वो लगातार निरंतरता के साथ जीत रहा है और सुशासन की निरंतरता के लिए लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। हमारे साथ थे पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा के। उन्होंने कहा बेबाकी से कि इस बार एनडीए बहुमत से जीतेगा और जो एसआईआर के बारे में भ्रम फैलाया जा रहा था वो गलत है, इसलिए एसआईआर को गलत मत कीजिए। रामपुर से सुरेश कुमार, जनता टीवी। और देश के विकास की यात्रा उत्तर प्रदेश से होकर जाएगी, यह कहना है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा का। दरअसल डॉक्टर दिनेश शर्मा आज अलीगढ़ पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने स्वदेशी अभियान के तहत आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि उन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत के विकास की यात्रा उत्तर प्रदेश से ही होकर जाएगी। और निश्चित रूप में भारत जिस तेजी के साथ आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार के अंतर्गत बढ़ रहा है, विकसित भारत की जो यात्रा है वो हमारे उत्तर प्रदेश से होकर जाएगी। और योगी जी ने यह निश्चय किया कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ वो आज इस भारत को तरक्की की तरफ ले जाने में उत्तर प्रदेश का योगदान करेंगे। आज जहां धार्मिक पर्यटन से हमारी आय कई गुना बढ़ी है,
कुंभ का उत्सव हो, शिवरात्रि का उत्सव हो, रामनवमी का उत्सव हो, रामनवमी का, आज अयोध्या, मथुरा, काशी, नैमिषारण और नैमिषारण के साथ साथ हमारा माता विंध्यवासिनी और चित्रकूट धाम, ये धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से आज आय सृजन का बहुत बड़ा भाग हो गए हैं। जेवर का एयरपोर्ट बनने के बाद 1/3 आमदनी उत्तर प्रदेश की जेवर के हवाई अड्डे और उसके आसपास के क्षेत्रों से मिलने वाली है। जिस प्रकार से एक्सप्रेस वे, जिस प्रकार से 2 हवाई अड्डे वाला उत्तर प्रदेश था, आज 22 हवाई अड्डे का निर्माण हो रहा है। रेलवे की वंदे भारत ट्रेन से लेकर और तमाम प्रकार की नए नए रेलवे स्टेशन और ट्रेनें चल रही है। हमारे उद्योग बढ़े हैं और उद्योगों के साथ जो प्रधानमंत्री का आह्वान है स्वदेशी उत्पादन, और स्वदेशी उत्पादन के साथ स्वदेशी वस्तुओं का उपभोग, स्वदेशी भाषा, स्वभाषा, और स्वभाषा के साथ साथ जो हमारा आचरण है, आवरण है, जो हमारा लिबास है, सब कुछ स्वदेशी, यानी स्वदेशी मन, स्वदेशी धन, स्वदेशी उत्पादन, स्वदेशी भाषा, और ये आत्मनिर्भर भारत का ये सूत्र वाक्य है, जिसको लेकर हम लोग जगह जगह पर ऐसे कार्यक्रम, प्रबुद्ध सम्मेलनों के माध्यम से जनता में जागरण का काम कर रहे हैं। और वहीं एसआईआर को लेकर लगातार विपक्ष का विरोध देखने को मिल रहा है। इस बीच एसआईआर को लेकर सपा नेता आजम खान का बड़ा बयान भी सामने आया। आजम खान ने कहा कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि केवल 1.5 महीने पहले किसी प्रदेश के चुनाव में एसआईआर का मसला उठाया गया था और लोगों को यह अलग लगा और आशंका हुई कि संवैधानिक संस्थाएं अपने अधिकारों का गलत तरीके से उपयोग नहीं कर रही हैं। ये आशंका पनप रही थी और स्थिति तब और ज्यादा स्पष्ट हुई जब एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ दूसरी संवैधानिक संस्था ने अपना रुख दिखा दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाने का काम किया है। एसआईआर का कभी विरोध नहीं हुआ। विरोध हुआ इस बात का कि उसकी टाइमिंग गलत थी। सिर्फ 1-1.5 महीने पहले किसी प्रदेश के चुनाव से एसआईआर का अमल में लाना लोगों को गलत लगा और ये लगा कि कहीं संवैधानिक संस्था अपने अधिकारों का नाजायज इस्तेमाल कर रही है या सत्ता को फायदा पहुंचाने के लिए। और इस बात की तस्दीक तब हुई जब एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ एक दूसरी संवैधानिक संस्था ने अपनी व्यवस्था दी। पहले उन्होंने रिक्वेस्ट की और जब रिक्वेस्ट नहीं मानी गई तो उन्होंने आदेश दिया और ये आदेश देने वाली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थी। जाहिर है उससे बड़ी ताकत देश में कहीं नहीं है। पार्लियामेंट से बने हुए कानूनों को जो रद्द करने का अधिकार रखती हो, उस संस्था ने इलेक्शन कमीशन को आईना दिखाया। तो एक तो अफसोस की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था पर ये उंगलियां उठी कि इन्होंने असंवैधानिक काम किया। तो आस्था में कमी आई और जो चोर शब्द का इस्तेमाल किया गया, लोगों को लगा कि शायद ये सही है। अब नॉर्मल हालात में चुनाव काफी दूर हैं, ऐसे में जब एसआईआर हो रही है तो मेरे ख्याल से किसी की मुखालिफत करने का कोई सवाल ही नहीं। और उधर कानपुर देहात के भोगनीपुर ओवरब्रिज का कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने नारियल फोड़कर विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष जो हैं प्रकाश पाल, एमएलसी अविनाश सिंह चौहान, क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, जिला अध्यक्ष रेणुका सचान भी मौके पर मौजूद रहे और हरी झंडी दिखाकर ओवरब्रिज की यातायात सुचारू रूप से ये शुरू करवाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। देखिए, ये जो मुगल मार्ग का पुल था ये बहुत ज़रूरी था। ये चूँकि सिकंदरा से लेके चौडगरा तक सीधे जीटी रोड को जोड़ने वाली एक शॉर्टकट सड़क थी और ज़्यादा ट्रैफिक इस पे चलता है। घंटों लोगों को जाम से गुजरना पड़ता था। बहुत लंबे समय से इसकी डिमांड चल रही थी। 2023 में इसकी स्वीकृति हुई थी। जितिन प्रसाद जी इसका भूमि पूजन कर गए थे। अक्टूबर 25 में तैयार करके देना था समय से। इस पुल को विभाग के लोगों ने तैयार कर दिया, जिसका आज हमारे तमाम पार्टी के नेता अविनाश सिंह चौहान जी, हमारे प्रकाश पाल जी क्षेत्रीय अध्यक्ष, हमारे सभी नेताओं के द्वारा जिला अध्यक्ष रेणुका जी, सभी के उपस्थिति में इस पुल के आज लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ है।
उत्तराखंड राज्य के गठन के आज 25 साल ये पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर राजधानी लखनऊ में उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन ये किया गया। इस महोत्सव में उत्तराखंड के परिधान, उत्तराखंड की संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। 18 नवंबर तक चलने वाले इस उत्तराखंड महोत्सव में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हमारे संवाददाता अनूप सिंह की एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य के गठन के आज 25 साल पूरे हो गए हैं। लखनऊ में उत्तराखंड महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उत्तराखंड महोत्सव 18 तारीख तक चलेगा और आपको उत्तराखंड की तमाम जो कलाकृतियां या उत्तराखंड की संस्कृति इसी महोत्सव में आपको देखने को मिल जाएगी। तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे और ये स्टॉल जो हैं आपको, ये तमाम जो लगाए गए हैं उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, वहाँ के जो सामान हैं, वहाँ के जो पहनावे हैं उनसे जुड़े हुए हैं और उत्तराखंड के जो लोग हैं वो भी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी संख्या में निवास करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। आप कहाँ, उत्तराखंड से रहने वाले हैं या फिर? जी, हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं और अभी यहाँ पे ही रह रहे हैं लखनऊ में। उत्तराखंड महोत्सव शुरू हो गया है, वहाँ के पहनावे कैसे हैं, ये सब उत्तराखंड की संस्कृति लखनऊ में देखने को मिलेगी। जी, यहाँ पे मिलेगी आराम से। और ये विशेष इस महोत्सव का आयोजन इसीलिए किया गया है ताकि शहरों में रहने वाले जो बच्चे हैं आजकल वो इस चीज़ से मतलब रूबरू हो और जाने पहचाने अपनी संस्कृति को, जो कि अपनी संस्कृति से, सभ्यता से दूर हैं, वो भी अपने यहाँ पे रह के देखें और समझें, सीखें वो लोग अपने। 25 बरस का हो गया उत्तराखंड, आपकी क्या कोई प्रतिक्रिया करो? प्रतिक्रिया क्या है, ये आयोजन ही इसलिए किया गया ताकि लोग, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो इन सब चीजों से नहीं जानते, वो इन सब चीजों के बारे में जाने, समझें कि हमारी क्या संस्कृति, क्या सभ्यता है, कैसा हमारा पहनावा है। तो इसी सब को बताने के लिए ये सब आयोजन किया गया है। देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, वहाँ की संस्कृति है, उसी को यहाँ पर लोगों को बताने के लिए ही इसका आयोजन किया गया है। महोत्सव में मैं देख पा रहा था कि तमाम जो उत्तराखंड के पहनावे से जुड़े संस्कृति, तमाम चीज यहाँ पर उनकी झलक देखने को मिल रही है। जी हाँ जी, बस ये मेला इसीलिए लगता है कि यहाँ पे हमारे जो उत्तराखंड के जितने भी परिधान हैं वो भी आते हैं स्टॉल में, और जितने भी व्यंजन हैं यहाँ पे, खाने पीने की चीजें हैं, फल है, फ्रूट्स हैं, मिठाइयाँ हैं, वो सब यहाँ पे आती हैं साल में एक बार। तो हम लोग जैसे उत्तराखंड नहीं जा पाते हैं या 1 साल नहीं गए, 2 साल नहीं गए, तो पहले हम लोग मतलब इंतजार करना पड़ता था कि उत्तराखंड जाएंगे तो वहाँ की चीजें हमें खाने को मिलेंगी, वहाँ की दाल है, सब्जियां हैं, फल हैं, तो वो हमें यहाँ साल भर में आराम से मिल जाता है। अब हम इस मेले का इंतजार करते हैं कि अब ये उत्तराखंड महोत्सव लगेगा और हमें सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल होंगी। वहाँ के जितने भी परिधान हैं वो हमें मिल जाते हैं, पिछौड़े मिल जाते हैं और ज्वेलरी मिल जाती हैं। तो सारी चीजें मतलब इस मेले में आराम से पूरा उत्तराखंड ही यहाँ पे आ जाता है, ऐसा महसूस होता है। यानी यूपी में उत्तराखंड की झलक। जी जी बिल्कुल, आप भी इसका आनंद लीजिए और लोगों को भी बताइए और भी लोगों को यहाँ आने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। एक मैं मिठाई देख पा रहा था यहाँ पर, एक मिठाई जो जिसमें व्हाइट से दाने हैं, वो यहाँ पर देख पा रहे थे। जी जी, वो हमारे उत्तराखंड की फेमस मिठाई है, आप भी जरूर खाइएगा उसको, और जो खाता है उसको बार बार जो है उसको लेने की उसका बहुत चस्का लग जाता है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कुछ तस्वीरें और दिखाएंगे कि ये तमाम जो बाजार यहाँ पर किस तरीके से दुकानें हैं या फिर जो स्टॉल बनाए गए हैं, वो उत्तराखंड के पहनावे की बात करें या फिर वहाँ के जो प्रसिद्ध जो सामान है जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग पहनते हैं, चाहे महिलाओं के पोशाक हो, और वो यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। उत्तराखंड की ज्वेलरी की बात करें, कपड़ों की बात करें, और जिस मिठाई की हम लोग बात कर रहे थे अभी, ये उत्तराखंड की वो मिठाई है जो वहाँ काफी प्रसिद्ध है। ये जो मिठाई है ये उत्तराखंड में ही मिलती है और वहाँ के लोग इसको काफी पसंद करते हैं और तमाम जो पर्यटक जाते हैं। ये कौन सी मिठाई है जो? बाल मिठाई है। अच्छा, ये बाकी जो मिठाइयाँ हैं क्योंकि ये उत्तराखंड में ही उस पर मिल पाती है? जी, उत्तराखंड की स्पेशलिस्ट मिठाई है। तो उत्तराखंड जैसे बाल मिठाई है, चॉकलेट है, सिंगौड़ी है हमारे पास, तो ये सब उत्तराखंड की मिठाइयाँ लेके आए हैं अभी जी। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पर मिठाइयाँ, उत्तराखंड की जो चीजें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। हालांकि ये उत्तराखंड का जो महोत्सव है 18 तारीख तक चलेगा। तमाम जो उत्तराखंड के रहने वाले लोग हैं
वो इसको देखने के लिए, और उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड की एक बार फिर से संस्कृति यहाँ पर देखने को मिलेगी। कैमरा रियाज के साथ अनुप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। और उधर बहराइच में लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करथनिया घाट के डीएफओ ने 4 वन कर्मियों को सस्पेंड कर दिया और साथ ही 2 अन्य कर्मचारियों पर भी बड़ा एक्शन लिया गया। यह कार्रवाई कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्षेत्र में अवैध गतिविधियों के मामले में डीएफओ ने सूरज कुमार ने यह की है और सुजौली रेंज में अतिक्रमण और साथ ही निशान गाड़ा धर्मापुर रेंज में अवैध कटान के मामले में निलंबन किया यह बड़ा एक्शन। और एक और अन्य प्रकरण में वन कर्मियों की संदिग्धता भी उजागर होने पर एक फॉरेस्टर और एक फॉरेस्ट गार्ड को भी सस्पेंशन की कार्रवाई की जा रही है। इसमें हमारे पास जो सूचना आई थी, जिसमें सुजौली रेंज में अतिक्रमण की सूचना थी, निशानगढ़ रेंज में हमारे पास अवैध कटान की सूचना आई थी और धर्मापुर में भी हमारे पास अवैध कटान की सूचना आई थी। तो हम लोगों ने इस पर जो है मौके पर जाकर के रेंजर को मैंने भेजा, रेंजर ने जाकर के अपनी रिपोर्ट दी थी। तो उसमें हमने 2 फॉरेस्टर और 2 फॉरेस्ट गार्ड दोनों सस्पेंड कर दिया है। एक और प्रकरण है, उसमें एक फॉरेस्टर और एक फॉरेस्ट गार्ड, उनकी भी कुछ संदिग्ध परिस्थितियों में जो है सूचना मिली थी, उनके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हरे कृष्ण शुक्ला ने कई मुद्दों पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही बीजेपी से मुरली मनोहर जोशी और हेमंती नंदन बहुगुणा को भारत रत्न दिए जाने की मांग की है। वहीं बिहार चुनाव को लेकर भविष्यवाणी करते हुए कहा कि एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। हमारे संवाददाता SM आमिर की एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। प्रयागराज की जानी मानी हस्ती आचार्य हरे कृष्ण शुक्ला आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं। उनकी कई मांगे भी हैं और उनसे हम बात भी करेंगे कई मुद्दों पर। आपका जनता टीवी में स्वागत है। आज आपने भारत रत्न देने की मांग की है मुरली मनोहर जोशी को और बहुगुणा जी को, क्या मांग है, किस तरह से सरकार से मांग कर रहे हैं? देखिए, पहली बात जो दोनों महाविभूति रहे हैं, हेमवती नंदन बहुगुणा और माननीय मुरली मनोहर जोशी जी, इन्होंने प्रयागराज को अपना घर मान करके इसका विकास किया है। आज 50 वर्ष पहले 80 के दशक में बहुगुणा जी ने जो यमुना से पानी का जो उन्होंने नारे निकाले, नारों का जाल बिछाया है, यहीं से किसान पहले आत्महत्या कर रहे थे। यमुना पार में जीने लायक माहौल हुआ है। शहरीकरण के लिए इन्होंने नैनी क्षेत्र में एक औद्योगिक हब बनाया। बाद में कांग्रेस ने षड्यंत्र करके अमिताभ बच्चन को लेकर के इनको हटा दिया, उसी में उनकी डेथ हो गई। लेकिन अगर प्रयागराज के डेवलपमेंट में किसी ने वास्तविक जड़ स्तर पर काम किया है, चरित्र के साथ काम किया है, अपना मान करके काम किया है, तो बहुगुणा जी है। और उनके कार्य को याद करना हमारी जरूरत है और उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। हमारे दूसरे महापुरुष जो अभी इस समय जो प्रयागराज का विकास किए हैं, इसे माननीय मुरली मनोहर जोशी हैं। ये परम विद्वान, भारत को के लिए कार्य करने वाले, राम मंदिर के लिए काम करने वाले, बीजेपी हमारी जो सनातनी सरकार को स्टैब्लिश करने में इनका बड़ा योगदान रहा है भारत में। साथ ही साथ प्रयागराज को भी, जहां के सांसद थे, इन्होंने इसको हाईटेक बनाने में पूरा योगदान अपना मान करके किया है, जिसमें आपका यमुना का ब्रिज है, IIIT है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तमाम ऐसे कार्य बिना भ्रष्टाचार के और बिना किसी विवाद के इन्होंने प्रयागराज को अपना मान के किया है। ऐसे दोनों महापुरुषों को निश्चित भारत में गौरव बढ़ाने, इन्होंने भारत के गौरव को, प्रयागराज के गौरव को बढ़ाया है। इनको भारत रत्न मिलना चाहिए, तभी इनके साथ न्याय हो सकेगा। बिहार का मुद्दा चर्चा में है, चुनाव चल रहा है, क्या लगता है किसकी आएगी, पीडीए की सरकार या एनडीए की सरकार? देखिए, जो बिहार ने 20 साल पहले जंगल राज देखा था, उसके पहले बड़े बड़े जयप्रकाश नारायण जी थे, कर्पूरी ठाकुर थे, नालंदा विश्वविद्यालय रहा है, बहुत ही आध्यात्मिक नगरी रही है बिहार। हाँ, लेकिन बीच में जिस तरह से वहां एक अराजकता पनपी, गरीबी पनपी, आज मुझे लगता है कि जो एनडीए सरकार है माननीय मोदी जी के साथ, और जो ज्योतिष की गणना है कि माननीय इनका अपने मोदी जी का एक अजात शत्रु हो गए, अर्थात जो इनका शत्रु होगा उससे ये जीत लेंगे, तो बिहार में कहीं न कहीं एनडीए पूरी तरह से जीतने जा रहा है। इसमें कोई डाउट की बात नहीं। सरकार एनडीए की बननी तय है, ये ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है। तो हमारे साथ थे आचार्य हरे कृष्ण शुक्ला जी, जिन्होंने बिहार के मुद्दे पर भी अपनी राय रखी है और साथ ही उन्होंने विकास के मुद्दे पर भी
कहा है कि अगर संगम और रिंग रोड ऐसी चीज बनेगी तो दक्षिणी का भी विकास होगा। फिलहाल जो भारत रत्न देने की मांग है उनकी कब पूरी होती है ये भी एक देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। और झांसी में लव अफेयर में गोलीकांड को लेकर यह बड़ी खबर। युवक ने युवती को गोली मारी है और फिर खुद को भी मौत के हवाले कर दिया। दिन दहाड़े यह घटना घटी है। इसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। नवाबाद थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर से आपको ये अपडेट करा रहे हैं। आपको बता दें कि पहले युवती को गोली मारी और उसके बाद खुद को भी गोली मारकर मौत के हवाले कर दिया है। दिन दहाड़े यह घटना घटी है। पुलिस मौके पर पहुंची और हर एक एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। नवाबाद थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया। देखिए, आज जनपद झांसी के थाना नवाबाद क्षेत्र अंतर्गत विश्वविद्यालय के पास जो ओम डेयरी है वहाँ पे एक युवक नामक मनीष साहू जो जिनका उम्र करीब 25 साल है, इन्होंने एक युवती को गोली मारा है और उसके बाद अपने आप को भी स्वयं को गोली मार दिया है। दोनों को इलाज हेतु मेडिकल कॉलेज ले आया गया था। मेडिकल कॉलेज पहुंचने से पहले युवक की मृत्यु हो गई। युवती का जो है फिलहाल इस समय पे उपचाराधीन है। प्रथम दृष्टया उनकी स्वास्थ्य इस समय पे स्थिर है, फिर भी सारे चेकिंग किया जा रहा है। जो दोनों मूल निवासी ललितपुर के हैं और प्रथम दृष्टया यही पता चल रहा है कि कुछ निजी व्यवहार से ही इसमें ऐसे घटना प्रतीत मतलब कार्य हुआ है। जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। तो चलिए अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। देवरिया के भुजोली कॉलोनी में सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर पार्क का उद्घाटन नगर अध्यक्ष अलका सिंह और भारतीय कुर्मी समाज के प्रदेश अध्यक्ष हरिश्चंद्र पटेल ने समाज के साथ साथ देश को एकता पर जोर दिया। भदोई में धनतुष्टि मार्ग पर तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार को मारी है टक्कर। एक की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में एडमिट। एटा पुलिस ने नियम उल्लंघन रोकने और जागरूकता अभियान में यह बड़ा एक्शन लिया। यातायात माह 172 वाहनों का चालान काटा गया। 2,05,500 का जुर्माना। एक बस को सीज कर दिया गया। फिरोजाबाद में कोर्ट के आदेश पर कब्जा दिलाने गई पुलिस पर दबंगों ने ईंट पत्थर से हमला कर दिया। महिलाएं भी साथ में। थाना प्रभारी ने गिरफ्तारी और कार्रवाई का आश्वासन दिया। फतेहपुर में वर्चस्व के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। 23 नामजद, 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फतेहपुर के नेशनल हाईवे 2 पर स्कॉर्पियो कार में आग लग गई है। ड्राइवर ने शीशा तोड़कर बचाई है जान। पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई है। राहत बचाव कार्य में जुटी है पुलिस। अमरोहा में खुशियों पर टूटा गम का पहाड़। शादी की रस्मों के बीच दूल्हे की हार्ट अटैक से मौत। मातम में बदल गई पूरी महफिल। महोबा में सनसनीखेज वारदात। नशे में धुत दबंग ने मामूली कानसूनी पर युवक को गोली मार दी है। गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कराना पड़ा। जांच में जुटी है पुलिस। फर्रुखाबाद में दबंगों की दबंगई सामने आई है। दरवाजे के सामने गिट्टी डालने से मना करने पर युवक पर हमला। बुजुर्ग महिला सहित 2 घायल, जांच जारी। बदायूं में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार पिता बेटे को टक्कर मार दी है। हादसे में दोनों की मौत हो गई है। ट्रक चालक मौके से फरार। जांच में जुटी है पुलिस। अलीगढ़ में दबिश के दौरान इंस्पेक्टर ने पुलिस टीम पर चलाई है गोली। कांस्टेबल घायल है। गांव में भारी पुलिस बल तैनात। आरोपी की तलाश जारी। वाराणसी में दाल मंडी चौड़ीकरण के लिए ध्वस्तीकरण का अभियान जारी है। चौक थाने की 12 और आसपास की दुकानों को तोड़ा गया। मुआवजे के बाद पुलिस बल की भारी तैनाती। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।